टुडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व न्यू इंडिया 2047 तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं व उपलब्धियां विषयक 17 सितंबर से तुलसी सदन परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ द्वारा स्थापित कराई गई 15 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसकी सराहना व्यक्त की गई तथा प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं दी गई। के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा जो सेवा सप्ताह, जिसको हम कह सकते हैं कि आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम चलने वाला है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अभी मैं आज जिले में सहभागिता किया हूँ। अभी मैं एक CSC पे होकर के आया, जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण और विभिन्न ऐसी जितनी गंभीर बीमारियां हैं उनकी जांच का पूरा कार्यक्रम, माननीय CMO सभी लोग थे, हमारे संगठन के भी लोग, वहां से होकर के ये हमारी प्रदर्शनी का अवलोकन का कार्यक्रम था। और अभी इसके बाद जस्ट जो है युवा मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होने वाला है। पूरा देश सेवा पखवाड़े के रूप में जो है मना रहा है, जिससे गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई, समाज के अंतिम व्यक्तियों तक कैसे प्राप्त हो, इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम सब समाज में जाने वाले हैं। ऋण और टूल किट भी आपके द्वारा वितरण किया गया, तो किस तरह से? हाँ, जिले में हमारे उद्यमिता की दृष्टि से जो ऐसे जो हमारे यूथ हैं या समाज के ऐसे, चाहे वो विश्वकर्मा है या नाई समाज है या हमारे निर्मल समाज है, इन सभी के रोजगार की दृष्टि से एक किट के प्रबंध की जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हुई है और जो उद्यमिता ऐसे कर रहे हैं या जो अपने उद्यम में आगे कोई न कोई जो है बड़े काम के रूप में कोई वर्क कर रहे हैं, उनको आज चेक वितरण और किट के माध्यम से जो है उनके जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल था। पीलीभीत में PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने बिसलपुर CSC पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने CSC अधीक्षक डॉक्टर लेखपाल गंगवार से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को कहा। वहीं CSC अधीक्षक डॉक्टर लेखराज गंगवार ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े उपचार किए जाएंगे। विधायक और कार्यकर्ता स्कूलों में पहुंचकर सफाई अभियान भी चल रहा है और यहाँ बिसलपुर CSC अस्पताल में कार्यक्रम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये भी इस कार्यक्रम की आज से शुरुआत है। एक कार्यक्रम चलेगा करीब 2 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरा एक कार्यक्रम और भी है, राष्ट्रीय पोषण माह भी आज से शुरुआत हो रही है। वो भी आज 17 सितंबर से स्टार्ट होगा और 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसी कार्यक्रम में आज मोदी जी भी अपना कोई कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है, वहां से सबको संबोधित कर रहे हैं। लाइव चल रहा है, वो सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी बहुत सारे, आज तो पहला ही दिन है, मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग सब मना रहे हैं। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदर्शन भी लगेंगे, खेलकूद कार्यक्रम होंगे, रक्तदान होगा और बहुत सारे पर डे कार्यक्रम अलग अलग हैं, गिनाएंगे तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो जन्मदिन के अवसर पर आप अपने विधानसभा के क्षेत्र के जो जनता है उनसे क्या कहना चाहिए? जनता से मैं ये कहूंगा, मोदी जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना तरक्की देने का काम किया। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे और जब अब 13 वर्ष हो गए, लगभग 11 साल हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखिए देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पर लाने का काम किया। जब पहली बार बने थे हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें 11वें नंबर की थी, आज उन्होंने 4थे नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में बनाने का काम किया। ये मोदी जी की देन है कि उन्होंने धारा 370 हटाई, 3 तलाक हटाया, पता नहीं कितने राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया बनारस में। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सामुदायिक स्वास्थ्य बिसलपुर पर एक स्वास्थ्य कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आयोजन में प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं
उन्हीं के अनुसार हम आज 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्य करेंगे। और आज भी हमारे यहाँ कैंप लगाए गए हैं। उन कैंप में एनसीडी है, मतलब 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों की जांच, वजन की, बीपी की और शुगर की, और प्रभात नियोजन संबंधी जांच, आभा आईडी, टीबी से संबंधी रोगियों की जांच और मलेरिया और डेंगू की जांचें कराई जा रही हैं। यहाँ पर संपन्न कराई जा रही हैं। यहाँ पर माननीय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी आए हुए हैं और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी अशोक शर्मा जी के मार्गदर्शन में यहाँ आज उद्घाटन हुआ है। और आज से हम 2 अक्टूबर तक सभी ये प्रोग्राम सभी सीएससी पे कराए जाएंगे। और इसके अलावा अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो पास की जनसंख्या है, जनमानस है, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी ये सुविधा ले सकते हैं। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को दृष्टिगत रखते हुए इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आह्वान किया गया है कि सभी महिलाएं अपना परीक्षण निःशुल्क कराएं और इन शिविरों में हमारे द्वारा निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनके परिवारजन जो जेंट्स लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो महिलाओं का अधिक से अधिक संख्या में उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। पीलीभीत में विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में 200 बेड वाले अस्पताल को जनता के लिए समर्पित किया गया है। प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने फीता काटकर पर्चा काउंटर का उद्घाटन किया। अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किया गया। आज बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के भाई बेटे जैसे जिसके जो रिश्ते हैं, हम सबके संरक्षक, अभिभावक, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता के सपूत और विश्व के सबसे ताकतवर नेता परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। हम 140 करोड़ देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे। और उसी के संदर्भ में ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ। इस सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर, सशक्त महिला, स्वस्थ परिवार, ये एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें बहुत सारी जांचें पूरे देश के सीएससी पीएससी पे शुरू हुई है। ब्लड डोनेशन का कैंप शुरू हुआ है। और जब तक इस देश की महिला स्वस्थ नहीं होगी तब तक परिवार सशक्त नहीं बनेगा। ये सोच इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी की है। और इस सोच से इस देश की सभी महिलाओं को, सभी देश की बेटियों को एक संदेश जाता है कि वो घरों से निकल करके अपना हेल्थ चेकअप कराएं। और जब तक हमारे देश की नारी प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत 3 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता के रूप में प्रोफेसर मगोरी एवं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर ने अगले 3 दिनों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के प्रसिद्ध शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ा जाएगा। इन शोध पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मेडिकल, सोशल और कई अन्य बड़े विषयों पर होने वाले अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन पर एवं पूछे गए सवालों का जवाब देना है। कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम मुश्किल सरिया पूरे विश्व में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नए नए प्रयोग के विषय में छात्रों और शोध छात्रों को जानकारी दी जाएगी। सर आज की डेट आज सर एआई टेक्नोलॉजी और क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी को लेकर जो ये सेमिनार है सर, इस सेमिनार का मूल उद्देश्य क्या है? ये तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार नहीं है, ठीक है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो रिसर्चर्स हैं
और जो काम कर रहे हैं इस एरिया में उनका एक असेंबली यहाँ पे हो और हमारे मोतीलाल के जो भी छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो उनसे रूबरू होकर इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी इन पर्सन प्राप्त कर सकें। सर, जो रिसर्च है, खासतौर से जो इस सेक्टर का जो रिसर्च विंग है, ये अब पहले से काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है और काफ़ी वाइल्ड हो चुका है, तो ये किस तरीके से ये रिसर्च को और आगे ले जाया जा सके ताकि मानव सभ्यता में विकास हो सके? देखिए, ऐसा है कि ये रिसर्च पिछले 60-70 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज है। जो पहला ट्यूरिंग अवार्ड मिला था वो 1969 के आसपास में मिला था उस पर AI पे। तो लेकिन पिछले 5 सालों में जब से हमारे सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स जो बढ़ने लगे, GPU वगैरह टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ क्योंकि हार्डवेयर ने बहुत सपोर्ट किया और अब आपके मोबाइल फ़ोन से सबके ऊपर भी जो है अब AI हम कर सकते हैं। और जहाँ तक मानव विकास का उसका संबंध है, ये व्यक्ति के जैसे कहते हैं ना कि कैसे उसमें गढ़ा गया चरित्र, तो उसके माता पिता ने, तो ये इस जनरेशन का नहीं, पिछली कई जनरेशन से जो उनमें संवेदनाएं या वो भरी गई हैं या नहीं भरी गई हैं, उसका प्रकट रूप से इसके साथ प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो संभावनाएं दोनों तरफ से हैं। सर, आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि AI जहां एक तरफ लोगों के सभ्यताओं के विकास के लिए भी ज़रूरी है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल करते हुए लोग इसको काफ़ी नेगेटिव वे पे भी लेके जा रहे हैं। यही मैंने आपसे कहा, भाई फिर परिवार पे आ रहा हूँ मैं कि परिवार में बच्चों का चारित्रिक गठन उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी कैसे कर रहे हैं और किस तरह से जो संस्कार उसके ऊपर पड़ रहे हैं, ये सारा संस्कारों का खेल है। AI और बाकी सब ये बाह्य चीज़ें हैं, ठीक है ना। शराब पीना खराब होता है तो अगर माता पिता पहले से बता के रखते हैं तो बच्चा नहीं पीता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग या सदुपयोग ये फिर मनुष्य के हाथ में है, टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं। बाइक दे रखी है, ठीक है, तो लेकिन आप उसको 150 पे चला कर जिन लोगों के एक्सीडेंट कराते हैं तो बाइक का दोष है? नहीं। तो इसी तरह से AI का दुरुपयोग करते हैं तो क्या AI का दोष है? नहीं। ये फिर पर्सन बिहाइंड द मशीन इज इम्पोर्टेंट, नॉट द मशीन। Same way, technology is important, but person behind the technology is important, and he or she has to do perfectly well. थैंक यू सर। सर, ये आपका परिचय दें। मैं मनोज माधव गोरे, यहीं का एक पूरा छात्र भी हूँ, यहाँ पे जनरल चेयर भी हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का शिक्षक हूँ। बांदा में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मेन सरगना अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वही कुछ दिनों पूर्व मुख्य आरोपी के जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शहर में हो रहे चोरी की घटनाओं की जानकारी गिरफ्तार अभियुक्त के माध्यम से दी गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि बीते दिनों पूर्व आमबाग, चुंगी, बंदखंडी नाका और तथा कोतवाली देहात में की गई चोरी की घटना में अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वही पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 7.5 लाख रुपए कीमत के पीले तथा सफेद धातु के आभूषण भी बरामद किया गया है। पुलिस की जमा तलाशी के दौरान 37,000 नगद अभियुक्त के पास से बरामद किया गया है। आज दिनांक 17/9/2025 को कोतवाली नगर थाना पुलिस ने एक अभ्यस्त चोर को अपनी गिरफ्त में लिया है। इस चोर ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बलखंडी नाका और आमबाग चुंगी में चोरी की घटना को कारित किया था और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पूर्व अतर्रा चुंगी में हुई चोरी को भी इसी चोर ने कारित किया था। इस चोर से पूछताछ करने पर यह भी खुलासा हुआ है कि इसी ने सीमावर्ती जनपदों में भी कई बार चोरी की घटना को कारित किया है। इस मुख्य अभियुक्त के पास से 7,50,000 के आभूषण और 37,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके सहयोगी जीजा को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इस पेशेवर चोर को भी पुलिस गिरफ्त में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश कर दी। पीलीभीत में 40 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा पर लटक कर आत्महत्या की। मुकेश पांडे पुत्र कमलेश पांडे निवासी ग्राम शाही थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत में धोती का फंदा बनाकर उसे छत के कुंड में फंसाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना मिलने पर कोतवाल जहानाबाद प्रदीप बिश्नोई और चौकी इंचार्ज राकेश गौतम मौके पर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस और फोरेंसिक की मृत्यु के कारण को जानने में जुटी। बता दें कि पुलिस के द्वारा फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ पर खबर मिली थी, हमें सूचना मिली कि फांसी पे लटके हुए मिलेंगे, तो हम घर से आए यहाँ पर
और यहाँ पर देखा तो ये फांसी के फंदे पे लटके हुए मिले। और इनका विवाद बीवी से हमेशा चलता रहा। बीवी ने कभी इन्हें उस हिसाब से समझा ही नहीं। बीवी ने हमेशा यही कहा, जब भी विवाद हुआ कि जब आओगे मर जाओगे तब आएंगे यहाँ पर। और बीवी एक हफ्ता पहले अपने मायके चली गई अपने लड़के को लेके। क्या बच्चे हैं उनके? 2 लड़के हैं, वो सॉरी एक लड़का है एक लड़की है। लड़की की शादी हो गई है, लड़की का नाम पायल है और लड़के का नाम मयंक मिश्रा है, वो सॉरी मयंक पांडे है। उसकी उम्र है लगभग 14 साल। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद नाव पलटने से डूबकर पति समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बहराइच के कैसरगंज इलाके के निंदीपुर गांव के रहने वाले अजय अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ से आए अपने 2 परिजनों के साथ नाव से सरयू नदी में चले गए, जहां नाव पलट गई और तीनों लोग नदी में गिर गए, जिससे डूबकर उन तीनों की मौत हो गई है। आज सुबह फील्ड यूनिट और गोताखोरों की मदद से काफी तलाश के बाद तीनों मृतकों के शव बरामद कर लिए गए। कल दिनांक 17 सितंबर को ग्राम निमलीपुर अंतर्गत थाना कैसरगंज में एक दुखद घटना घटित हो गई। वहाँ पर रहने वाले अजय अपनी पत्नी के मरने के उपरांत 10वीं का संस्कार कर रहे थे। संस्कार के उपरांत लखनऊ से आए हुए उनके रिश्तेदारों के 2 लड़कों को लेकर अजय नाव में वहाँ पर चले गए सरयू नदी में। वहाँ पर नाव के पलट जाने से तीनों ही व्यक्ति उसमें डूब गए थे। आज सुबह फ्लड यूनिट पीएसी और गोताखोरों की मदद से पुलिस के द्वारा तीनों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्यवाही इसमें प्रचलित है। रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बुधवार रात्रि 11 बजे एक रहस्यमयी हादसा हो गया। पेट्रोल पंप पर खड़ी बस स्टार्ट होकर कार में जा टकराई। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर बस को खड़ी करके चला गया, लेकिन बस बिना ड्राइवर के खुद ही चल पड़ी, जबकि बस में न कोई ड्राइवर था और न ही कोई यात्री। बस सामने खड़ी कार से जा टकराई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति बस की चपेट में नहीं आया। इस घटना से सभी हैरान हैं और अदृश्य शक्ति द्वारा एक्सीडेंट कराने की चर्चा लोगों के बीच हो रही है। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। क्या मामला है? मामला ये बस जो है अभी बन के आई होगी तो वो खड़ी थी, ठीक, और अपने आप ही जो है वो स्टार्ट होके आ गए। स्टार्ट मैंने फुल्ली स्टार्ट नहीं हुई थी, जैसे ढकेलते और कैसे स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग का आवाज आया, स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई है मैंने अपने स्टार्ट हुआ है। जैसे ही जो है वो टकराई इससे तो बंद, फिर एक बार ऐसे ही स्टार्ट होने का लगा, फिर इसके बाद रुक गई। क्या दिक्कत हुई, कैसे हुआ है ये एक्सीडेंट? अपने से स्टार्ट हुआ, हम बैठे रहे, वो पता नहीं कैसे अपने से स्टार्ट है। ये भाई जी बच गए, हम भी बच गए, नहीं तो हम तो मर गए होते तब कैसे। गोमती में कितना नुकसान हुआ है? अरे गुमती में काफी एकदम हिल कर नुकसान हो गया, सब चीज चौकी फौकी सब गिर गया, बड़े उड़े भी टेढ़ हो गया। जिस समय ये घटना घटी आप कहाँ बैठे हुए थे? हम एकदम मेन पर बैठे हुए थे। यदि ये कार न होता तो हमारी मौत निश्चित था। और ये बस कैसे स्टार्ट हो गया अचानक से? इसके विषय में हमें नहीं मालूम। आपने देखा कोई बैठा नहीं था? नहीं, इसमें कोई था। जेल चौराहे से लेकर मवेशी बाजार होते हुए नेहरू महाविद्यालय तक फैले अतिक्रमण एवं कसाई मंडी के पास संचालित हो रही मीट की दुकानों के अतिक्रमण के संबंध में गर्जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर किनारेबाजी। कसाई मंडी और आसपास के इलाकों में 55 फीट रोड होने के बावजूद अतिक्रमण के चलते अतिक्रमणकारियों को हटाने की उठाई गई मांग। इसके साथ ही नवरात्रि को देखते हुए धार्मिक स्थलों के आसपास और कसाई मंडी में खुलेआम चल रही मीट मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से भी बंद करने की उठाई गई मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल का जिलाध्यक्ष, आज हम 2 मांगों को लेकर आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास। प्रथम मांग तो ये हमारी कि जो कसाई मंडी में अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ 55 फुट रोड है, फिर भी अगल बगल में पूरा अतिक्रमण प्रतीत हो रहा है। इस अतिक्रमण को बिल्कुल तुरंत तत्काल रूप से जो अभी रोड निर्माण हो रहा है इसके साथ हटाया जाए। और साथ में ये भी मांग है जो कसाई मंडी की दुकानें अवैध मांस मीट जो बिक रहा है उनको वहाँ से स्थानांतरित करके कहीं और शिफ्ट किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो आगामी 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में सुबह 4 बजे से हमारी माताएं बहनें मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए जाती हैं और कई स्थान ऐसे चिन्हित हैं जहाँ पे रास्ते में मीट मांस की दुकानें अवैध रूप से संचालित हैं और खुले में मांस मीट बेचते हैं।
इनको तत्काल प्रभाव से नवरात्रि में बंद करवाया जाए। अगर इनको बंद प्रशासन नहीं कराता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल स्वयं उतरकर सड़कों पर उतरकर इन दुकानों को बंद कराएगा। जिला पंचायत द्वारा करीब 1000 व्यापारियों की वैभव कर की बकाया राशि को लेकर जारी की गई आरसी से बिफरा व्यापारी संगठन करीब 2 सैकड़ा व्यापारियों के साथ जिला उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में काली पट्टी बांधकर किया मौन धरना प्रदर्शन। जिला पंचायत पर लगा नियम और कानून को ताक पर रखकर बिना कोई पूर्व सूचना दिए आरसी जारी कर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। मामले को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित कर ज्ञापन देकर जिला पंचायत द्वारा वैभव कर के नाम पर किए जा रहे व्यापारियों के उत्पीड़न को रोके जाने की उठाई मांग। जिला पंचायत ललितपुर के द्वारा जिले के गांव और कस्बों के लगभग 1000 व्यापारियों की आरसी इन्होंने विधि विरुद्ध नियमों को ताक पर रखकर जिला पंचायत ने 95, 96, 97 का बकाया बताकर 1000 कस्बों के व्यापारियों की आरसी जारी की है, जो बिल्कुल नियमता विधि विरुद्ध है। इसको तुरंत जो है जिला प्रशासन को वापस कराना चाहिए। ऐसी जो हम लोग मांग लेकर यहाँ पर आज जो है सभी कस्बों के व्यापारी यहाँ पर हैं, जिसमें मड़ौरा है, बानपुर है, नाराट है और जो है बिरधा है, बार है, तमाम जो है कस्बों के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और इस बात को लेकर जब हमने 96, 97 की आप हमारी आरसी जारी कर रहे हैं और 97, 98 और 98, 99 का हमसे आपने जो है वो संपत्ति वह कर लिया है, तो फिर हमारी 96, 97 की आरसी मतलब कैसे बाकी हो सकती है? मतलब ये तो बहुत ही उनका कहना ये है कि उसमें ऑडिट में ऑब्जेक्शन आए। अरे ऑडिट में ऑब्जेक्शन आया तो कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करो, हमारे व्यापारियों के विरुद्ध आरसी जारी क्यों करें? आपको अगर हमसे पैसे चाहिए था तो हम आप नोटिस देते, हम आपत्ति करते, और ऐसा कोई जिला पंचायत के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि पहले नियम था किसी भी विभाग का विषय हो सबसे पहले नोटिस जारी होती है और आपत्तियों पर सुनवाई होती है, लेकिन जिला पंचायत के जो कर्मचारी और वहाँ के अपर मुख्य अधिकारियों ने कानून को बिल्कुल अपने ताक पर रख दिया है। और 1000 व्यापारी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 1000 कस्बों के व्यापारियों की आरसी जिला पंचायत के द्वारा जारी की गई। मेरी मांग है कि इन आरसीओं को तुरंत माननीय जिलाधिकारी जी तुरंत बैकअप करें, क्योंकि आरसी उन्हीं के अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में है और उनको तुरंत एक आदेश के द्वारा वापस लिया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अगर नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? आज हम यहाँ पे जो है सांकेतिक रूप से यहाँ पे आज कस्बों के व्यापारी यहाँ पे जो अपना निवेदन करने आए हैं, आगे चल के जरूरत पड़ी तो हम जिले के कस्बों को और जो है और आंदोलन की भूमिका में हम आपको संगठन तैयार करेगा, लेकिन किसी भी दशा में इन आरसीओं को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। प्रशासन हमें जेल में बंद कर दे, लेकिन हम 1 रुपया इस अनैतिक आरसी के विरुद्ध में हम जमा नहीं करेंगे। आगामी भविष्य में पंचायत चुनाव आने वाली, नगर पालिका चुनाव आने वाले, यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो चुनाव में अभी हम जो है ब्लॉक स्तर पे या जहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं, हम अपने कस्बों के पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि जो ज्ञापन हम लोग आज यहाँ पर दे रहे हैं वो सभी अपने क्षेत्र के जिला पंचायत जो सदस्य हैं अपने क्षेत्रों में, उनको इस अनुरोध के साथ दें कि वो इसको तुरंत वापस कराने में व्यापारी समाज का सहयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो व्यापारी स्क्वाड सर्विलांस और मुगलसराय कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 सप्ताह के अंदर पकड़ी ओडिशा से गांजा तस्करी की दूसरी बड़ी खेप। झारखंड नंबर की मोबिल लदी पिकअप वाहन में छुपाकर रखे 61 किलो से अधिक गांजा किया बरामद। मोटर गैरेज से डिस्पोजल के रूप में निकली जली हुई मोबिल के ड्रम में छिपाकर हो रही थी गांजा की तस्करी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार बैरियर ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों का चेकिंग लगातार चल रहा था। तो इसमें आज सुबह लगभग 4 बजे चकिया तिराहा पर एक संदिग्ध वाहन को देखे थे, जिस पर रोके थे और चेक करने पर ये पता चला कि एक वो मैजिक का ट्रांसपोर्टर वाहन था, जिसमें ऑयल ड्रम के अंदर जब चेक किया गया था तो उसमें गांजे के पैकेट्स मिले थे। तो कुल 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है, अभियोग पंजीकृत है। कुल 61 किलो 600 ग्राम गांजा के माल जो है वो बरामद है। इसका रूट जो है उड़ीसा से लेकर के बनारस जा रहा था। एक और सिमिलर केस थे जिसमें से कंदवा में भी एक सिमिलर टाइप की व्हीकल भी पकड़े थे। तो दोनों केसेस में इंटरलिंकेजेस निकलवा के
फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम होगा। इसमें एक 3-4 स्टेट्स के कनेक्शन आ रहे हैं। जैसे पहले केस में 15 वाले केस में छत्तीसगढ़ का वाहन था, भोजपुर बिहार का रहने वाले अभियुक्त थे और आ रहा था यूपी की तरफ से, और इसमें भी वही पैटर्न दिख रहा है कि झारखंड का मैजिक वाहन था और दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार है वो भोजपुर का ही रहने वाले हैं और आ रहा था बनारस की तरफ से जा रहा था। गांजे का ओरिजिन पॉइंट और जहाँ इसकी सप्लाई होनी है उसको लेकर के लगातार इस तरह की बरामदगी भी हो रही है, खासकर आप क्या ओरिजिन पॉइंट और जहाँ इनकी डिलीवरी देनी है उसको लेकर के भी कोई जांच कर रहे हैं या कोई टीम बनाया है कि वहाँ पर ऐसे लोग जो इस तस्करी में इन्वॉल्व है, जो इनके सफेद फोर्स है, जो तस्करी के करता जाता है, उनका कैसे होगा? बिल्कुल, इसमें हमारे जो थाने की पुलिस एवं सर्विलांस टीम में इसमें लगे हैं। इसका एक डेटाबेस बन जाएगा नंबर्स के और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, या कि कहाँ से माल आ रहा था और कहाँ बिकने के लिए जा रहा था, दोनों पर हम काम करेंगे और इसका गैंग भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उचित कार्रवाई इस पर जैसे गैंगस्टर एक्ट और अन्य जो ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धारा है वो भी लगा देंगे। कितना गांजा मिला है, कैसे ला रहे थे, क्या कीमत है?